नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी टैगोर विनर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आज अपना शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले मैथ के पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि मैथ के पोर्शन इसलिए जरूरी है कि उसके लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो आज हम अपना बिना समय गंवाए पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संख्या पद्धति। यानी हमें संख्याओं का ज्ञान की कौन सी प्राकृत संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सी पूर्णांक संख्या है, कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, सबसे बड़े अंकों की संख्या, सबसे छोटे अंकों की संख्या, हम इन सभी के बारे में धीरे धीरे डिटेल से पढ़ते रहेंगे। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल के उनको नोट डाउन करते रहना। हम पहले बात करें, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, तो हमें हिंदी में याद रखना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, वे सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है, अनंत तक। अब इनको प्राकृत संख्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राकृत का मतलब है प्रकृति में हम उपयोग करते हैं। तो देखिए, जो भी संख्या यदि 0 से शुरू होगी तो उस 0 का कोई महत्व नहीं होता। जैसे हम लिख लेते हैं कि 0, 1, तो इसमें चाहे आप सीधा 1 लिखो चाहे 0 लिखो, ये रहेगा क्या, हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी। उसी प्रकार यदि हम 0, 50 लिख देते हैं तो भी ये क्या रहेगा, 50 ही रहेगा। चाहे हम 0 इन दोनों के आगे नए लगाएं तो भी उनका मान क्या रहेगा, हमेशा स्थायी इतना ही रहेगा, ठीक है। यानी जिनको हम प्रकृति यानी अपने आम भाषा में काम में लेते हैं, तो वो संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्याएं, जो शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है। और इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी पॉजिटिव संख्याएं होंगी, ठीक है। इसके बाद हम अपनी दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? तो प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को और शामिल कर देते हैं, शून्य को और शामिल कर देते हैं, तो वो कौन सी संख्याएं हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं। तो हम परिभाषा की बात करें तो कैसे हो जाएगी कि वे संख्याएं जो 0 या 0 से शुरू होती है, 0 या 0 से शुरू होती है, कौन सी संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। वे संख्याएं जो 0 या 0 से शुरू होती है। अब देखिए, इसमें हमने 0 क्यों शामिल किया, तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ठीक है। तो 0 को इसलिए शामिल किया कि हमें कोई भी संख्या, मान लीजिए हम बड़ा मान लिख रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं 0 की आवश्यकता पड़ती है। यानी एक होल नंबर बनाने के लिए, एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कई बार 0 की। जैसे आप 10 लिखोगे तो 10 लिखोगे तो अब ये 0 इसमें क्या है, शामिल है, ठीक है। आप 20 लिखोगे तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो कहां से शुरू होती है, 0 से। तो याद रखना, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, ऐसे अनंत तक चलेगी। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी, जो 0 से शुरू होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी संख्याएं कौन सी हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करें, हमारे पास तीसरी जो संख्या है वो संख्या है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तीसरी जो संख्या है हमारी वो है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, तो हमने जो अभी पूर्ण संख्या पढ़ा जो 0 से शुरू होती है, तो उसमें हम ऋणात्मक मान को भी शामिल कर देंगे, तो वो कौन सी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। तो यानी सभी संख्याएं, ठीक है, सभी संख्याएं चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, ठीक है, सभी संख्याएं जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, पूर्णांक संख्या होती है।
ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम पीछे से लेकर चले, जैसे -4, -3, -2, -1, फिर इसमें 0 शामिल हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है उनमें पूर्ण संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक मान को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। तो अब हमें तीनों का अलग अलग पता चल गया कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ठीक है। 1 से जो शुरू होती है वो कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं होती है। दूसरी हम बात करें कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, तो जो 0 से शुरू होती है वो कौन सी संख्याएं होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। इसके अलावा जितनी भी सारी संख्याएं होती है उनको हम सभी को किस में शामिल करते हैं? पूर्णांक संख्या में शामिल करते हैं। कौन सी में शामिल करते हैं? पूर्णांक संख्या में शामिल करते हैं। तो अब हम देखें कि इसमें से परसेंट कैसे आएगा। हमने जैसे परिभाषा पढ़ लिया, कई बार ये कंफ्यूजन भी होता है शुरुआत में जब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कि हमें पूछ रहे कि 0 किस में शामिल होगा, तो 0 पूर्णांक में भी होता है, पूर्ण में भी होता है, ठीक है। 4 पूछ रहे किस में शामिल होगा, तो 4 पूर्ण में भी होगा, पूर्णांक में भी होगा और प्राकृत में भी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। हम बात करें कि हमारा क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आ सकता है। हम बाकी की जो प्रैक्टिस है वो कल करेंगे, विस्तार से करेंगे। आज हम थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो साथ लेकर चलेंगे, ताकि हम टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारी चीजें सामने हैं उन पर हमें उनको करके देख सके। तो जैसे प्रश्न कैसे पूछेगा, तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? तो आपको उदाहरण दे देगा 0, -1, 2, 1, ठीक है। इस प्रकार से जैसे आपको ए में दे दिया कि 0, बी में दे दिया 1, सी में दे दिया 2 और डी में दे दिया -4, ठीक है। तो ये जब प्रश्न की भाषा आएगी तो हमें इससे सीधा पता चल रहा है कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है, उसके बारे में बताना है, तो हम बता देंगे 1 से। लेकिन प्रश्नों को वो थोड़ा क्या करता है, क्योंकि कंपटीशन करवाना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों, क्योंकि कंपटीशन का उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा को बाहर करना, ना कि शामिल करना। क्योंकि शामिल ही करना होता तो वो पेपर आसान देते। तो वो प्रश्न को कैसे घुमा के दे देंगे, ऐसे दे देंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो इस प्रश्न में हमें कई बार सोचना पड़ जाता है, जैसे बच्चे के प्राकृत की जगह पूर्ण की परिभाषा याद रह जाए, पूर्णांक की परिभाषा याद रह जाए, ठीक है। क्योंकि किसी न किसी चीज का, हर टॉपिक का अपना एक बेसिक होता है, उस बेसिक को हमें पहले याद करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि उसमें क्या चीजें दे रखी है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये उदाहरण हो, तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वहीं पर हमसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ प्राकृत की जगह आपको पूछ ले कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन याद रखना कभी भी पूर्णांक के बारे में वो आपसे नहीं पूछे। अब देखिए कि पूर्णांक के बारे में वो कैसे पूछ सकता है, तो हम इसी में अपना तीसरा क्वेश्चन भी ऐड कर लेते हैं कि तो पूर्णांक के बारे में पूछेगा कि इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो आपको मान लीजिए कोई भी उदाहरण दे दे, जैसे ए में दे दिया -10, बी में दे दिया 0, सी में दे दिया 18, डी में दे दिया -4, ठीक है।
अब हमें पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है इनमें से, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं कहीं से भी शुरू हो सकती है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे छोटी पूर्णांक, यानी इनमें से, यानी आपको जो उदाहरण देगा केवल आपको उन उदाहरणों में से बताना है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी। क्योंकि इनमें से बात करें तो मान लीजिए उदाहरण कितना भी हो सकता है, -1 लाख, -5 लाख, -10 लाख, सारे की सारे क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इनमें से पूछे तो हमें, अब देखिए कई बार बच्चा ये करता है कि भाई ये 10 है और ये 4 है ये 10 है और ये 4 है, ठीक है, तो 4 तो भी छोटा है, ठीक है, 10 बड़ा है, ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमें सबसे छोटी पूछी है तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, -4। लेकिन ऐसा नहीं करना है, देखिए माइनस में जैसे जैसे हम चलेंगे तो अक्सर जितना बड़ा होगा, संख्या जितनी बड़ी होगी, माइनस लगने पर वो उतनी ही छोटी गिनी जाएगी। कैसे गिनी जाएगी, तो मैं आपको ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं इसको विस्तार से। तो जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी -45 और एक दे दी -35, कि इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। तो बच्चों को हम सामान्यतः माइनस के बारे में ज्यादा बताते ही नहीं, क्योंकि 5 तक आते आते हम गिनती पहाड़े इन्हीं के बारे में बताते हैं जो सारी की सारी पॉजिटिव नंबर में आती है। तो हम क्या करेंगे, तो आप यहां सोचोगे कि -45 क्या है, ये तो बड़ा है, और -35 क्या है, ये छोटा है, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत पूर्णांक संख्या इनमें से कौन सी हो जाएगी, -35 हो जाएगी। लेकिन इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, 45 की है। 45 की कैसे, जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कि आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, आपको इन 50 में से 45 घटाने हैं और इन 50 में से 35 घटाने हैं, ठीक है। 45 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 5, और 35 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 15, ठीक है। 45 घटाए तो उत्तर 5 और 35 घटाए तो उत्तर 15, यानी ज्यादा किससे कम हो रहे हैं, इससे कम हो रहे हैं। क्योंकि हमने अभी जो परिभाषा पढ़ी थी कि -4, -3, -2, -1, इस प्रकार से पढ़ा था ना, कि इनको ऐसे लिखा था कि -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 नहीं लिखा था, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता। हम इसको क्या है, उल्टा पढ़ते हैं, ठीक है। उल्टा पढ़ेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे कि -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, और इसके बाद 1, 2 हमारी जो संख्याएं हैं वो लगातार आगे चलती रहेगी, ठीक है। तो अब हम इसमें से बात करें कि इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो अंक के आगे यदि माइनस लगा है तो उनमें जिसकी संख्या बड़ी है वो संख्या क्या होगी, माइनस लगने के बाद छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 35 है और 45 है, यदि ये धनात्मक में होती तो 45 बड़ा और 35 क्या होता, छोटा होता, ठीक है। लेकिन ये ऋणात्मक है, यानी माइनस लग गया, तब ये 45 छोटा हो गया और 35 क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे -10 और -4, तो इसमें से हम सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, -10 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारी 3 संख्याएं पूर्ण होगी। 3 संख्याएं का हमने परिभाषा देख ली, उनके एक एक उदाहरण देख लिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है। और इसमें प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, या इनमें से सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। दूसरी हमने पूर्ण संख्याएं देख ली कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है। तो जो संख्याएं 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है, और इसमें से ज्यादातर यदि प्रश्न आता है तो ऐसा ही पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी 0। इसके बाद पूर्णांक की बात करें तो वे सारी की सारी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। सारी की सारी धनात्मक और ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होंगी वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इनमें से प्रश्न पूछ लेगा कि इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद इतना ही रखना है कि यदि किसी के आगे ऋणात्मक का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगने के बाद जो आपको बड़ी संख्या दिखाई देगी वो सबसे छोटी होगी। जैसे हमें अभी -45 और -35 की बात की, ठीक है। तो ऋणात्मक लगने के बाद -45 क्या हो गया, 35 से छोटा हो गया। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं की कि सम संख्या क्या होती है। तो इसकी परिभाषा की बात करें
तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, जो 2 से विभाजित होती है। 2 से विभाजित होने का मतलब है कि जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। ठीक है, तो 2 के भाग जाता है वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होगी? सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस प्रकार से एकांतर में ये संख्याएं चलती रहेगी। एकांतर का मतलब है 1 के अंतर से। ठीक है, जैसे 2 और 4 के बीच में 1 का अंतर है 3 का, 4 और 6 के बीच में 1 का अंतर है 5 का, 6 और 8 के बीच में 1 का अंतर है 7 का। इस प्रकार एकांतर से यानी 1 के अंतर के बाद ये संख्या चलती रहेगी और जो 2 से हमेशा क्या होगी? विभाजित होगी, यानी 2 का भाग जाएगा। या 2 के हम गुणज की बात करें तो 2 के जितना भी गुणा होते हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं होती है। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग पूरा जाता है, 6 में 2 का भाग पूरा जाएगा, 8 में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं 2 से विभाजित होगी वो सारी की सारी संख्याएं क्या होगी? सम संख्याएं होगी। इसके बाद हमारी अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या की बात करें तो इसके विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये सम है, ये विषम है। ठीक है, तो जिनमें या जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा नहीं जाता हो, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से ये चलती रहेगी, क्योंकि 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 में देंगे 2 का भाग तो 1 शेष पद रह जाएगा, 5 में देंगे तो 1 शेष पद रहेगा। इस प्रकार जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता वो कौन सी संख्याएं होती है? विषम संख्याएं होती है। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी होगी? जिसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। विषम संख्याएं कौन सी होगी? जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता। तो इसमें आपको प्रश्न कैसे पूछता है? तो आपको प्रश्न जैसे 4 उदाहरण दे देगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें पूछेगा कि निम्न में से सम संख्या कौन सी है, निम्न में से विषम संख्या कौन सी है। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो सम संख्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी जो सम संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, क्यों? 2 से पहले 1 आता है, 1 में 2 का भाग नहीं जाता। ठीक है, और इसमें से आपको एक तो ये पूछ लेगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती है, तो ये तो बताना आसान होता है। ठीक है, तो हमें याद रखने वाली बात क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या, तो सबसे छोटी जो हमारी विषम संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है। याद रखना, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। और इसी के साथ हमने अपनी 5 संख्याओं का ज्ञान है वो पूरा कर लिया। पूर्ण संख्या पढ़ ली, पूर्णांक संख्या पढ़ ली, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम आगे 2 संख्याओं की और बात करेंगे। एक संख्या होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। ठीक है, हम बात करते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या की ऐसी संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी
अन्य संख्या का, किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता हो, किसी अन्य संख्या का भाग पूरा जाता हो। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो एक, इसके अलावा स्वयं तथा अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो। विभाजित होना और भाग जाना एक ही बात है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें एक का, एक के अलावा स्वयं का और इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो। क्योंकि एक का भाग सभी संख्याओं में जाता है, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। स्वयं का भाग सभी में जाता है, जैसे 9 में 9 का भाग जाता है, 5 में 5 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, 1 में 1 का भाग जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग भी जाना चाहिए। तो हमारे यहां से प्रश्न क्या पूछ सकता है कि सबसे पहले जो प्रश्न की बात है वो ये से पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी यदि हम भाज्य संख्या की बात करें तो कौन सी होगी? तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या है वो होगी हमारी 4। अब 4 कैसे होगी कि यदि हम 1 की बात करें तो 1 में केवल 1 का ही भाग जाता है, अन्य किसी का भाग नहीं जाता। यानी कंडीशन हमारी होगी कि 1 का और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य इसमें भाग नहीं जाता। 2 की बात करें तो 2 में या तो 2 का भाग जाता है या 1 का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य भाग नहीं जाता। 3 की बात करें तो 3 में 3 का और 1 का भाग जाता है। जबकि 4 की बात करें तो 4 में 1 का भाग भी जाता है, 4 में 2 का भाग भी जाता है और 4 में 4 का भाग भी जाता है। यानी ऐसी संख्या जिसमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भी भाग जाए और इसके अलावा अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। तो 4 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो शेष तो जो हमारा उत्तर आता है वो कितना आता है? 2 आता है। यानी 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेष फल 0 बचता है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग पूरा पूरा जाए, वे संख्याएं कौन सी हो सकती है? भाज्य संख्याएं हो सकती है, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है, ठीक है। मैं नीचे से मिटा देता हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी? 4 होगी। अब देखिए इसके अलावा हमारे सामने और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो एक तो ये आ सकता है, दूसरा ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है, तो आप उसको थोड़ा आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है? 1 से 10 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है? कितनी होती है? इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। 1 से 10 पूछ लेगा, 10 से 20 पूछ लेगा, 1 से 20 पूछ लेगा। ऐसे आपको 100 तक याद रखना है कि 1 से 100 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती है, और ये भी याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग में कितनी होती है। जैसे 1 के 10 के वर्ग में कितनी होती है, 11 से 20 के वर्ग में कितनी होती है, 21 से 31 के वर्ग में कितनी होती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से बात करेंगे कि भाज्य संख्याएं 1 से 10 के बीच में कितनी होती है, 11 से 21 के बीच, 20 के बीच में कितनी होती है, 1 से 50 के पूछे तो कितनी होगी, 1 से 100 तक के पूछे तो कितनी होगी, और कौन कौन सी होती है, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।